आज हम डैन मार्टेल की किताब बाय बैक योर टाइम पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये उन उद्यमियों के लिए है जो बाहर से तो सफल दिखते हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, हाँ, सब कुछ परफेक्ट लगता है। बिल्कुल, लेकिन अंदर से वो अपनी ही बनाई दुनिया में फंसे हुए महसूस करते हैं। और यही आज का हमारा बड़ा सवाल है। क्यों सफल बिजनेस के मालिक अक्सर अपनी ही बनाई कामयाबी के पिंजरे में कैद हो जाते हैं? हाँ, ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा सफलता मिलती है उतनी ही आजादी छिनती जाती है ना? इसका राज ज्यादा घंटे काम करने या ज्यादा मेहनत करने में नहीं है, अच्छा। बल्कि समय के साथ अपने रिश्ते को जड़ से बदलने में है। हाँ। किताब का जो मुख्य विचार है वो यही है कि आप कामयाबी के लिए अपना समय बेचते नहीं है, बल्कि अपनी आजादी के लिए अपना समय वापस खरीदते हैं। ये दिलचस्प है। तो आज की इस बातचीत में हम लेखक की अपनी कहानी से शुरू करेंगे कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। सही है। फिर हम इस बायबैक सिद्धांत को समझेंगे और हम उन मानसिक जालों को भी खोलेंगे जो उद्यमियों को रोकते हैं, जैसे कि पेन लाइन और कुछ टाइम असैसिन। हाँ, समय के हत्यारे। और अंत में हम समय वापस पाने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे, जिसमें ड्रिप मैट्रिक्स और रिप्लेसमेंट लैडर जैसे बहुत ही कारगर टूल्स शामिल हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है। बिल्कुल। चलिए, तो शुरुआत लेखक डैन मार्टेल की कहानी से ही करते हैं। उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा था और शायद इसी वजह से उनके अंदर वो गेट शिट डन वाली मानसिकता बैठ गई। हाँ, बस काम खत्म करो। और इसने काम भी किया। वो एक सफल उद्यमी बने, उनकी कंपनी आसमान छू ली थी। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? कीमत थी उनकी अपनी जिंदगी। वो दिन में आप सोचिए 15 से 18 घंटे काम करते थे। 18 घंटे? हाँ, कोई वीकेंड नहीं, कोई छुट्टी नहीं। नतीजा ये हुआ कि उनकी मंगेतर ने शादी से सिर्फ 4 महीने पहले उन्हें छोड़ दिया। ओहो। और ये उनके एक वेकअप कॉल था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक ऐसा बिजनेस बना लिया है जो उनके बिना एक दिन भी नहीं चल सकता, और इस प्रक्रिया में वो अपनी जिंदगी हार चुके हैं। और ये कहानी सिर्फ डैन की नहीं है। मुझे लगता है हर उद्यमी किसी न किसी मोड़ पर ऐसा महसूस करता है। किताब में स्टुअर्ट नाम का एक और उदाहरण है, वो मुझे बहुत असरदार लगा। हाँ, स्टुअर्ट की कहानी तो बहुत कुछ कहती है। वो एक सफल इंजीनियरिंग कंपनी का मालिक था। अपने परिवार को डिज्नीलैंड घुमाने ले गया, जो हर किसी का सपना होता है। और वहां उस सबसे खुशनुमा जगह पर उसे एक भयानक एंजाइटी अटैक आया। डिज्नीलैंड में? क्यों? वजह ये थी कि वो दिमागी तौर पर छुट्टी पर था ही नहीं। उसका दिमाग लगातार अपनी कंपनी के कामों में उलझा हुआ था। अच्छा। क्योंकि अकाउंटिंग से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मीटिंग शेड्यूल करने तक सब कुछ वही कर रहा था। हाँ। सब कुछ वही कर रहा था। वो शारीरिक रूप से डिज्नीलैंड में था, लेकिन मानसिक रूप से अपने ऑफिस की कुर्सी पर ही बैठा था। और यहीं से किताब का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, पेन लाइन। हाँ, पेन लाइन यानी दर्द की रेखा। ये वो दहलीज है जहां बिजनेस का और ज्यादा विकास मालिक के लिए और ज्यादा दर्द और तनाव का कारण बनने लगता है। बिल्कुल। आपका कैलेंडर इतना भर जाता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। और आपको अपने ही बनाए काम पर जाने से डर लगने लगता है। एग्जैक्टली। और जब कोई उद्यमी इस पेन लाइन से टकराता है तो वो अनजाने में 3 में से एक रास्ते पर चल पड़ता है। पहला, बेचना। सेल। बिजनेस ही बेच दो। हाँ, दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो सोचते हैं भाड़ में जाइए सब, और अपनी कंपनी बेच देते हैं। अपनी मेहनत की कमाई किसी और को सौंप देते हैं। दूसरा रास्ता तो और भी अजीब है, तोड़फोड़ करना। हाँ, और ये अनजाने में होता है। कैसे? वो ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो बिजनेस को वापस उस स्तर पर ले आते हैं जहां वो सहज महसूस करते थे, जहां दर्द कम था। जैसे अचानक किसी नए प्रोडक्ट पर पैसा लगा देना जो फेल हो जाए, या अपने सबसे अच्छे कर्मचारी को किसी छोटी सी बात पर निकाल देना। बिल्कुल, वो खुद ही अपने सफलता में पलीता लगा देते हैं। और तीसरा है रुक जाना, स्टॉल। विकास को जानबूझकर रोक देना, नए क्लाइंट्स को मना कर देना, नए प्रोजेक्ट्स ना लेना। लेकिन बिजनेस की दुनिया का नियम है, जो बढ़ता नहीं वो मरता है। हाँ, तो ये तीनों ही रास्ते असल में हार की तरफ ले जाते हैं। तो अगर ये तीनों रास्ते बंद गली हैं, तो चौथा रास्ता क्या है? इसका समाधान क्या है? यहीं पर किताब का दिल, उसका मुख्य सिद्धांत आता है, बाय बैक प्रिंसिपल। बायबैक सिद्धांत? हाँ, ये सुनने में बहुत सरल है, लेकिन ये सोच को पूरी तरह बदल देता है। सिद्धांत ये है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोगों को काम पर ना रखें। तो फिर क्यों रखें? अपना समय वापस खरीदने के लिए लोगों को काम पर रखें। 1 मिनट, ये बात बहुत गहरी है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों को हायर करते हैं, लेकिन ये किताब कह रही है कि पहला मकसद होना चाहिए अपनी आज़ादी,
अपना समय वापस खरीदना। एग्जैक्टली और जब आप इस एक सोच को अपना लेते हैं तो एक बहुत शक्तिशाली चक्र शुरू होता है जिसे लेखक बाय बैक लूप कहते हैं। बाय बैक लूप। इसके सिर्फ 3 चरण हैं। पहला, ऑडिट, अपने समय का हिसाब किताब करें। पहचानें कि कौन से काम आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा चरण होगा ट्रांसफर। हाँ। उन कामों को किसी और को सौंप दें, किसी ऐसे व्यक्ति को जो शायद उन्हें आपसे बेहतर या कम से कम 80% अच्छा तो कर ही सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी चरण है फिल। बिल्कुल। अब जो समय आपको वापस मिला है उसे खाली न छोड़ें, उसे उन कामों से भरें जो ज्यादा मूल्य के हैं, जो असल में बिजनेस को 10 गुना आगे ले जा सकते हैं, और सबसे जरूरी, जो आपको खुशी और ऊर्जा देते हैं। हाँ, सोचने या सिर्फ परिवार के साथ रहने के लिए समय निकालना भी तो जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल है। फिल का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, इसका मतलब है बेहतर काम करना, और कभी-कभी सबसे बेहतर काम होता है कुछ न करना। सोचना, रणनीति बनाना। हाँ, वॉरेन बफेट वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प है। लोग सोचते हैं कि वो हर मिनट सौदे कर रहे होंगे, लेकिन असल में वो अपना ज्यादातर समय सिर्फ पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। उन्होंने अपने समय को बाकी सभी छोटे-मोटे कामों से वापस खरीद लिया है, ताकि वो उस एक काम पर ध्यान लगा सकें जो सबसे ज्यादा मूल्य पैदा करता है, सही निवेश का फैसला लेना। ये फिल का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बात समझ में आई। इसी तरह मशहूर लेखक टॉम क्लांसी ने अपने नाम से किताबें लिखवाने के लिए दूसरे लेखकों को काम पर रखा। सही है। या कलाकार एंडी वॉरहोल ने अपनी फैक्ट्री में सहायकों की मदद से हजारों कलाकृतियां बनाईं। इन सब ने अनजाने में इसी बायबैक लूप का इस्तेमाल किया था। तो एक बार जब कोई ये मान ले कि उसे अपना समय वापस खरीदना है, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। मेरे पास 100 कामों की लिस्ट है, मैं कौन सा काम किसी और को दूं और कौन सा खुद करूं? यहीं पर किताब का सबसे प्रैक्टिकल टूल काम आता है, जिसे ड्रिप मैट्रिक्स कहते हैं। ड्रिप मैट्रिक्स। ये आपके सभी कामों को 2 पैमानों पर मापता है। पहला, उनसे आपको कितना पैसा मिलता है, और दूसरा, वो काम करने में आपकी कितनी ऊर्जा लगती है। पैसा और ऊर्जा, दिलचस्प। तो ये DIP क्या है? DRIP एक एक्रोनिम है। हाँ। पहला है डी, डेलीगेशन। डेलीगेशन। ये वो काम है जिनसे पैसा भी कम मिलता है और जो आपकी ऊर्जा भी चूसते हैं, जैसे कि बिल बनाना, ईमेल का जवाब देना, फाइलें ऑर्गेनाइज करना। एडमिन वाले काम। हाँ, बिल्कुल। ये वो काम है जिन्हें आपको आज अभी किसी और को सौंप देना चाहिए। ये आपके समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। समझ गया। दूसरा है आर, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट। ये काम आपको पैसा तो देते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको सेल्स कॉल करना पसंद था, लेकिन अब 500 कॉल करने के बाद आपको उससे नफरत हो गई है। हाँ, होता है ऐसा। ये बिजनेस के लिए जरूरी तो है, लेकिन अब आपके लिए बोझ बन गए हैं। इन्हें सौंपने के लिए एक योजना की जरूरत होती है। ठीक है। और तीसरा? तीसरा है आई, इन्वेस्टमेंट। ये काम शायद आज आपको सीधे सीधे पैसा न दे, लेकिन ये आपको ऊर्जा से भर देते हैं। जैसे कोई नई स्किल सीखना, किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर नए लोगों से मिलना, या अपनी कोई हॉबी पूरी करना। ये भविष्य के लिए निवेश है जो आपको रिचार्ज करते हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी है पी, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। हाँ, ये वो जादुई जगह है जहां हर उद्यमी पहुंचना चाहता है। ये वो काम है जो आपको बहुत सारा पैसा भी देते हैं और आपको ऊर्जा से सराबोर भी कर देते हैं। उसका कोई उदाहरण? किताब में ओप्रा विन्फ्रे का उदाहरण है। जब उन्होंने अपना टॉक शो शुरू किया तो वो इसी जोन में थीं। उन्हें लोगों से बात करना, उनकी कहानियां सुनना पसंद था। इससे उन्हें जबरदस्त ऊर्जा मिलती थी और इसी एक काम ने उन्हें अरबपति बना दिया। वाह। लक्ष्य है कि आपका ज्यादातर समय इसी पी क्वाड्रेंट में बीते। लेकिन जैसे हम ये बात करते हैं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में पहली आवाज आती है, मैं किसी को काम पर रखने का खर्च नहीं उठा सकता। हाँ, ये सबसे आम बहाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। इस मानसिकता को कैसे तोड़ा जाए? इसके लिए किताब में बायबैक रेट का एक सरल सा फॉर्मूला दिया गया है। क्या है वो? अपने सालाना आमदनी को पहले 2000 से भाग दे, जो 1 साल के औसत काम के घंटे हैं। ठीक है। इससे आपको अपनी प्रति घंटे की कमाई मिल जाएगी। ठीक है। मान लीजिए कोई साल में 2 लाख रुपए कमाता है, तो 2000 से भाग देने पर आया 100 रुपए प्रति घंटा। बिल्कुल। अब इस 100 रुपए को 4 से भाग दें तो आया 25 रुपए। हाँ, 25 रुपए प्रति घंटा।
यही आपका बायबैक रेट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी काम 25 रुपए प्रति घंटे से कम में आउटसोर्स किया जा सकता है, जैसे डेटा एंट्री, सोशल मीडिया पोस्टिंग या अपॉइंटमेंट सेट करना। हाँ, तो आपको वो काम खुद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस 1 घंटे को बचाकर आप वो काम कर सकते हैं जो आपको 100 रुपए प्रति घंटे से ज्यादा कमा कर दे सकता है। मतलब 25 रुपए बचाने के चक्कर में आप 100 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये तो गणित है, इसमें कोई भावना नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कम मूल्य वाले काम खुद करना असल में महंगा सौदा है। सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ उपकरण और फॉर्मूले काफी नहीं है। असली लड़ाई तो दिमाग में होती है। केओस जंकी होते हैं। केओस जंकी मतलब अव्यवस्था के आदी। वाह, ये शब्द तो पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सटीक लगता है ना? मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो शांति और व्यवस्था से घबरा जाते हैं। हाँ। और खुद ही कोई ना कोई तूफान खड़ा कर देते हैं। हाँ, क्योंकि शायद उनका बचपन या शुरुआती करियर ऐसे ही अव्यवस्थित माहौल में गुजरा होता है और वे उसी में सहज महसूस करते हैं। अच्छा, जब सब कुछ शांत और व्यवस्थित होता है तो उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वे बेचैन हो जाते हैं। और ये आदत 5 टाइम असैसिन यानी 5 समय के हथियारों के रूप में सामने आती है, जो चुपके से आपका समय और आपकी सफलता छीन लेते हैं। बिल्कुल। बताइए इन हथियारों के बारे में, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी होगा। पहला है द स्टॉलर यानी टालम टोल करने वाला। ये बड़े और जरूरी फैसलों को टालता रहता है क्योंकि उसे परफेक्ट जानकारी या परफेक्ट समय का इंतजार होता है। हाँ, जो कभी नहीं आता। दूसरा है द स्पीड डीमन, जो इसका उल्टा है। ये बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले लेता है और बार बार वही गलतियां दोहराता है। तीसरा तो बहुत आम है, द सुपरवाइजर, माइक्रो मैनेजर। हाँ, उद्यमी अक्सर सोचते हैं कि मुझसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, और इसी सोच के कारण वो काम सौंपने के बाद भी टीम के सिर पर खड़े रहते हैं। और इससे न सिर्फ उनका अपना समय बर्बाद होता है, बल्कि टीम का मनोबल भी गिरता है और वो कभी जिम्मेदारी लेना नहीं सीखते। चौथा है द सेवर यानी बचाने वाला। ये थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है। और पांचवा है द सेल्फ मेडिकेटर, जो तनाव, सफलता या असफलता से निपटने के लिए शराब, ज्यादा खाना या सोशल मीडिया जैसी बुरी आदतों का सहारा लेता है। ये सेवर वाला मुझे उस दोस्त की याद दिलाता है जो 500 रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदने की बजाय 4 घंटे लगाकर उसका मुफ्त जुगाड़ ढूंढता है। हाँ। ये हमें उसी दर्द की रेखा के नीचे रखते हैं जहां हम अव्यवस्था में सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही हम कभी आगे ना बढ़ पाएं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने अपने टाइम असैसिन को पहचान लिया, ड्रिप मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके छोटे मोटे एडमिन वाले काम किसी को सौंप भी दिए। अब बारी आती है बड़े और महत्वपूर्ण कामों की, जो रिप्लेसमेंट क्वाड्रेंट में हैं। पैसा तो देते हैं पर ऊर्जा छीन लेते हैं। इन्हें कैसे सौंपें? ये तो कंपनी की रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं। इसके लिए लेखक ने रिप्लेसमेंट लैडर यानी प्रतिस्थापन की सीढ़ी का एक शानदार मॉडल दिया है। प्रतिस्थापन की सीढ़ी? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है जिससे आप धीरे धीरे अपनी बड़ी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपते हैं। इसका सबसे जरूरी नियम है कि आपको सीढ़ी के पायदान क्रम में ही चढ़ने होते हैं। आप कोई पायदान छोड़ नहीं सकते। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये मॉडल सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है? एक छोटे बिजनेस का मालिक, नहीं, जो मार्केटिंग और सेल्स दोनों खुद करता है, उसके लिए ये सीढ़ी चढ़ना तो सालों का काम लग सकता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और हाँ, ये लैडर 1 दिन या 1 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सालों का हो सकता है। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये छोटे से शुरू होता है। अच्छा। पहला पायदान है एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले अपने इनबॉक्स और कैलेंडर मैनेजमेंट का काम सौंपे। ओके। ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा असरदार कदम है। ये आपको हर दिन कुछ घंटे वापस देता है। ठीक है, ये तो किया जा सकता है। पहला पायदान चढ़ लिया, अब आगे क्या? दूसरा पायदान है डिलीवरी। इसके बाद अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट का काम सौंपें। प्रोसेस बनाएं, टीम को ट्रेन करें ताकि ग्राहकों को आपसे बात किए बिना भी बेहतरीन सर्विस मिले। मतलब जब तक डिलीवरी का सिस्टम ऑटो पायलट पर ना आ जाए, तब तक अगले पायदान पर नहीं जाना है। एग्जैक्टली। समझ गया। मतलब पहले काम करने का सिस्टम बनाओ, फिर उस सिस्टम को किसी और को सौंप दो। तीसरा पायदान क्या है? तीसरा है मार्केटिंग, यानी बिजनेस के लिए लीड्स और ट्रैफिक लाने की जिम्मेदारी ट्रांसफर करना। और चौथा है सेल्स, यानी उन लीड्स को ग्राहकों में बदलने वाला काम, जैसे सेल्स कॉल्स और फॉलोअप किसी और को सौंपना। और पांचवा और आखिरी पायदान है लीडरशिप। मतलब यहाँ पहुंचकर उद्यमी क्या करता है? सब काम तो सौंप दिया। यहाँ पहुंचकर आप रोजमर्रा के कामों से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं।
आपका काम सिर्फ कंपनी का विजन तय करना, रणनीति बनाना और नतीजों की समीक्षा करना रह जाता है। आप कंपनी में काम नहीं करते। आप कंपनी पर काम करते हैं और हर पायदान पर सिर्फ काम नहीं सौंपना है, बल्कि उस काम की पूरी ओनरशिप यानी जिम्मेदारी सौंपनी है। जब तक कोई उस पायदान की पूरी जिम्मेदारी ना ले ले, आप अगले पायदान पर नहीं जा सकते। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि गेट शिट डन वाली मानसिकता जो हमें शुरू में सफलता दिलाती है, हाँ, वही बाद में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वो एक जाल है। बिल्कुल। और असली आजादी और बड़ी सफलता का रास्ता बायबैक सिद्धांत से होकर गुजरता है। हाँ, यानी अपना समय वापस खरीदने के लिए लोगों को काम पर रखना। बिल्कुल। ड्रिप मैट्रिक्स से पहचाने की क्या सौंपना है, टाइम असेसिंग जैसी मानसिक बाधाओं से लड़ें और रिप्लेसमेंट लैडर पर एक एक कदम करके व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें। लक्ष्य अपनी ही कंपनी में एक थका हुआ ज्यादा तनख्वाह वाला कर्मचारी बने रहने से आगे बढ़कर एक सच्चा विजनरी और साम्राज्य निर्माता बनना है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। किसी और के द्वारा 80% किया गया काम भी 100% कमाल का होता है, क्योंकि वो काम अब आपके लिस्ट से हट चुका है। सही बात है। तो जरा सोचिए, आज आपकी टू डू लिस्ट में ऐसा कौन सा एक काम है जिसे अगर कोई और सिर्फ 80% परफेक्शन के साथ भी कर दे तो आपको हफ्ते के कुछ कीमती घंटे और ढेरों मानसिक शांति वापस मिल सकती है। वो पहला कदम क्या होगा?